नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया है। पति और बेटी की मौत हो गई है और इलाज के दौरान पत्नी की भी मौत बताई जा रही है। जहर खाने के कारणों का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक शैलेंद्र नलकूप विभाग में जेई के पद पर तैनात था। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाया। पति, पत्नी और बेटी तीनों की मौत हो गई है। क्या कुछ कारण रहे जहर खाने के पीछे, इसके बारे में जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मृतक शैलेंद्र नलकूप विभाग में जेई का काम करते थे और 3 लोगों ने एक साथ जहर खाया। कारण क्या कुछ रहे, क्यों आखिरकार जहर परिवार ने खाया, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। और जहर खाने से आपको बता दें कि तीनों की मौत यानी कि पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया है और जहर खाने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। और चलिए, विवेक त्रिपाठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुटे हैं। विवेक, क्या कारणों के बारे में अभी तक पता चल पाया है, क्यों आखिरकार इस परिवार ने जहर खाया? देखिए आयुषी, कोई लेन देन का मामला अभी तक सामने आया है। ये पता चला है कि जो शैलेंद्र है उसने कुछ जमीन अपनी बेची थी कुछ दिन पहले और उसके पैसे को लेकर विवाद था। एक सुसाइड नोट भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि अभी घटना हुई है एकदम कुछ देर पहले ही। तो सुसाइड नोट पुलिस को छानबीन के दौरान मिला है, जिसमें कई लोगों के नाम भी लिखे हैं। ऐसी वहां पर पुलिस वालों के बीच में चर्चा है कि जो नाम लिखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कहा गया कि रुपए लेने थे लेकिन रुपए दे नहीं रहे थे, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा था, तो भी रुपया नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर पूरा परिवार तनाव में था। रात सुबह इस बात को लेकर आपस में झगड़ा भी हुआ शैलेंद्र का कुछ लोगों से। उसके बाद उसने ये सामूहिक सुसाइड करने का कदम उठाया। उसने ये बताया जा रहा है कि उससे पहले अपने बच्ची को, बेटी को जहर खिलाया, जो 16 साल की बेटी प्राची है। उसके बाद अपनी पत्नी गीता को जहर खिलाया और फिर खुद जहर खा लिया है। शुरुआती छानबीन है, पुलिस के अधिकारी मौके पर है। क्योंकि तीनों जो एक ही घर में 4 लोग थे, लेकिन वो बेटा, इनका एक बेटा भी है जो इसमें बाहर है, पढ़ाई कर रहा है। उसके आने के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा। 3 लोग एक घर पे, उन तीनों की मौत हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा चीजें अभी फिल्टर होकर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस इंटरोगेट कर रही है। सुसाइड नोट के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को उठाया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुसाइड नोट के आधार पर अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। और इधर उत्तर प्रदेश में 5000 करोड़ की लागत से तैयार पहला डेटा सेंटर पार्क शुरू होने के लिए तैयार है। हीरानंदानी समूह की ओर से विकसित करीब 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैले इस डेटा सेंटर पार्क को महज 24 महीने में तैयार कर लिया गया है। डेटा सेंटर पार्क का लोकार्पण पीएम मोदी कर सकते हैं और इस अत्याधुनिक डेटा सेंटर की पहली बिल्डिंग को योटा D1 नाम दिया गया है। इस एक डेटा सेंटर बिल्डिंग की कुल क्षमता 5000 सर्वर रैक की है। साथ ही 28.8 मेगावाट IT पावर की सुविधा है, जिससे तकरीबन 48 घंटे का IT पावर बैकअप मिल सकेगा। तय परियोजना के अनुसार यहां कुल 6 डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जानी है, जिसके बाद यहां कुल 30,000 सर्वर रैक की क्षमता होगी और करीब 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। और इधर देखिए, ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने से अब कांग्रेस ने भी इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बयान सामने आया है। अविश्वसनीय नेता है राजभर और कांग्रेस को भरोसे वाली पार्टी और नेता चाहिए। उन्होंने विश्वास जीतना होगा, वो भरोसे के काबिल नहीं है, दीपक सिंह ने यह कहा है। और ओम प्रकाश कभी हमारे साथ भी रह चुके हैं, उनकी किसी से नहीं बनी। तो कांग्रेस नेता दीपक सिंह का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस को भरोसे वाली पार्टी चाहिए और नेता चाहिए, और इसके लिए पहले ओम प्रकाश राजभर को विश्वास जीतना होगा और ये साबित करना होगा कि वो भरोसे के काबिल हैं कि नहीं, और तभी वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो बसपा भी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने से इनकार कर चुकी है। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है, बसपा ने भी इनकार कर दिया है। क्या कांग्रेस इकरार करेगी? हमारे साथ दीपक सिंह हैं। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी तो अपने संगठन पे काम कर रही है, किसी से इनकार इकरार का सवाल नहीं होता। ठीक है, देखते हैं कि कौन हमारे पास आता है, कौन हमारा साथ चाहता है। लेकिन साथ भी अब विश्वसनीय कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस के हाथ पर विश्वसनीय साथ चाहती है। तो आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा मेरे ही इंटरव्यू में कि अभी तो कांग्रेस भी बाकी है? देखिए, मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, लेकिन जहां तक राजभर जी का सवाल है, राजभर जी पहले कांग्रेस साथ रह चुके हैं।
और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की थी। यूं कहें कांग्रेस के सहारे वो खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कई सारे गठबंधनों में रहे, कई सारे गठबंधनों को उन्होंने तोड़ा। तो मुझे लगता है एक राजनीतिक दल के लिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज विश्वसनीयता होती है। मैं ये मानता हूं, आज मैं बिना हाउस को हूं, चाहता तो अपना हृदय परिवर्तन करता, हाउस में होता, लेकिन ये राजनीति लिए ठीक नहीं होता। और राजभर जी के जहां तक छड़ी का सवाल है, छड़ी तो बिना हाथ के बेकार है। हाथ में ही छड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन हाथ में खड़ी होने वाली छड़ी विश्वसनीय होनी चाहिए, अविश्वसनीय नहीं होनी चाहिए। यानी आपको उनकी विश्वसनीयता पर संदेह है? देखिए, उनके अपने लोग कह रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। तो हमारे दफ्तर तक भी गए थे, आपने खबर चलाई थी, हमारे कांग्रेस दफ्तर तक चल के गए थे। देखिए, राजभर जी निश्चित रूप से एक मजे हुए समझदार नेता हैं, और वो कुछ अगर करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भरोसा। आज के दौर में राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति अपने भरोसे को जनता के बीच में तोड़ रहे हैं, विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाकर ताकत पाना चाहते हैं, जो ना तो समाज के लिए ठीक है, ना किसी पार्टी के लिए भी ठीक है। आप देखिए कितनी पार्टियां थी जो पहले इतिहास में उनका कोई अस्तित्व नहीं था, आज इतिहास में है, कल कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, या जो पीछे अस्तित्व में थी आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, नहीं रहा है। तो ये मुझे लगता है अगर राजभर जी को छड़ी हाथ में थमानी है तो हाथ में वो छड़ी चाहिए जो भरोसे का प्रतीक हो, जो रास्ते में साथ चल सके, ये नहीं कि हाथ से अलग होकर छड़ी फिर किसी स्थान पे जाके पड़ी मिले। तो कांग्रेस को ऐसे साथ की जरूरत नहीं। जब वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन उनका हुआ था तो अखिलेश जी की मौजूदगी में मैंने कहा था, एक गाना गाया था उनके सामने, और वो गाना था कि मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। तो अखिलेश जी ने कहा था कि बदलेंगे, नहीं नहीं नहीं, अब हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बदल। इसीलिए तो कांग्रेस पहले चाहती है ना, इसीलिए कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं वीरेश भाई, बहुत सारे 2022 में भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को वह महत्ता दी, और कांग्रेस पार्टी ने चाहा कि हमें विश्वसनीय अलायंस चाहिए, अन्यथा हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमारे लिए विश्वसनीय है। कोई उनकी विश्वसनीयता के लिए स्टाम्प पेपर पे लिख के लेंगे? फिलहाल स्टाम्प राजनीति में चलता नहीं, और जुबान ही भरोसे का प्रतीक होती है। आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहता हूं, मुलायम सिंह जी हुआ करते थे, बहुत सारे लोग आज उदाहरण देते हैं कि वो जुबान के बड़े पक्के थे, बड़ा भरोसा दिलो भरोसा कर लेते थे। कांग्रेस पार्टी किसी को वचन देती थी, 10 साल बाद निभाती थी। तो आज वो दलों में दिख नहीं रहा है। और राम जो आज की स्थिति है, राजभर जी तो कहीं इसके प्रतीक और पर्यायवाची न बन जाएं, इसलिए उन्हें भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दीपक सिंह, कांग्रेस के नेता, बहुत ही गंभीरता से कह रहे हैं कि जो छड़ी है उसकी उपयोगिता जब तक हाथ में पड़ी है तभी तक है, लेकिन वो विश्वसनीय छड़ी चाहिए, विश्वसनीय हाथ के साथ विश्वसनीय और भरोसे की छड़ी चाहिए, जो ओम प्रकाश राजभर में दिखता तो नहीं है। दीपक सिंह हमारे साथ बेबाक बोल रहे थे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। और देखिए, इधर बसपा विधानमंडल नेता उमाशंकर सिंह ने भी राजभर पर बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर हो या ना हो, कोई और अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी के बिना भी सूबे में बसपा की सरकार 2007 में बनी थी। राजभर ऐसा ना कहे कि उनके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। ओम प्रकाश राजभर अभी तय नहीं कर पाए हैं कि वो आखिरकार जाए तो कहां जाए। राजभर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूट चुका है, कांग्रेस भी उनसे इनकार कर रही है, जो बसपा है वो भी नहीं सट रही है। उमाशंकर सिंह विधानमंडल दल के नेता हैं बसपा के, उन्हीं से पूछते हैं कि भाई, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि बसपा में जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे? कोई अगर सड़क पे है, कोई अभी खुद नहीं तय किया है, तो हम यहाँ बैठ करके कैसे कहें कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ? भाई, अगर जाने वाले का जब मन हो, भाई अगर आप मेहमान जो है, अब अगर आपके यहाँ कोई मेहमान जाने वाले की इच्छा रखता हो, तब तो आप उसको बुला पाएंगे। आप उसको आ जाओ कहेंगे नहीं हम नहीं आएंगे। तो पहले अभी माननीय ओम प्रकाश जी को तय कर लेने दीजिए कि वो अपने आप को कहाँ कंफर्टेबल पाएंगे, कहाँ से उनको उनका राजनीतिक अगर उनका भविष्य जो है या जिस मुहिम को लेके चले हैं, कहाँ से वो सिद्ध होने वाला है, तो उन्हें तय करना पड़ेगा। मैं इतना जानता हूँ कि अगर गरीब समाज के लिए आप मानते हैं कि वो विश्वसनीय नेता है? बिल्कुल मानते हैं भाई, नेता हैं। आप अगर विश्व से नेता तो हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो विश्वास योग्य नहीं है। अगर आप बताइए, वो दूसरी बार के एमएलए हैं,
वो लगभग 3.5 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके दल के मान लीजिए 6 विधायक हैं, तो भाई हम ऐसे किसी पे कैसे कर सकते हैं कि नहीं। वो तय कर लें कि बसपा में जाना है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम बसपा में जाएंगे, तो आपने तय कर लिया है कि उनका स्वागत करेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारे जैसे बसपा में आने की बात कहेंगे, माननीय बहन जी तय करेंगे ना। मैं तो यहाँ विधानमंडल में बैठा हूँ स्वागत करने के लिए, माननीय बहन जी तुरंत निर्देश देंगे कि भाई उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। आप बसपा के साथ उनका गठबंधन हो जाए, इसका स्वागत करें? नहीं, ये ओम प्रकाश जी को पहले तय करना है। तय कर लिया है। हम उस श्रेणी में नहीं, आपसे बताए होंगे अभी। अरे वो तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, देश दुनिया को बता। अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है कि वो मतलब अपनी बात रखे हो, किसी से उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम यहीं पे लखनऊ में हैं, हम मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल के दही किए हुए हैं और आप लोगों को पता ही नहीं है कि दही आपके घर आने वाला। नहीं, तो दही किए हैं, लेकिन दही के लिए तो मान लीजिए भाई जाना पड़ेगा ना, दूध होगा तब तो दही जमेगी। तो पहले तो कहतरी की व्यवस्था कर लें, दूध की व्यवस्था कर लें, तब ना जोरन पड़ेगा दही के लिए। अभी उन्होंने तय नहीं किया है। नहीं, अभी उन्होंने तय अभी तक हमसे भी अभी वो तौल रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि अभी वो तौल रहे हैं, और हो सकता है हमारी दल के नेता राष्ट्रीय बहन सुश्री मायावती जी से बात किए हों, लेकिन मुझे अभी इसकी भी कोई अभी पुष्टि नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर खबर आती कि भाई ठीक है, ओम प्रकाश जी से बात आगे बढ़ानी है। लेकिन अभी तो हम सब लोग देख रहे हैं, जो मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि अभी ओम प्रकाश जी पूरी तरह से तय नहीं कर पाए कि उन्हें कहाँ जाना है। असमंजस में पूरी तरह से। और इधर सावन में कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या पुष्प वर्षा रेवड़ी कल्चर नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही भेदभाव का आरोप लगाते हुए पूछा कि एक पक्ष के लिए मोहब्बत तो दूसरे के लिए नफरत क्यों अपनाई जा रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं तब कम से कम उन लोगों को यानी कि मुस्लिमों के घर तो ना तोड़े जाए। तो ट्वीट करके निशाना साधा है असदुद्दीन ओवैसी ने। और सावन महीने में जिस तरीके से कांवड़ियों के सम्मान में पुष्प वर्षा की जा रही है, उस पर ट्वीट के माध्यम से सवाल उठाए हैं। क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा रेवड़ी कल्चर नहीं है? रेवड़ी कल्चर ये शब्द इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज अदा करे तो बवाल हो जाता है। और यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी है। तो एक वर्ग पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरे पर पुष्प वर्षा की जा रही है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अपनी ट्वीट में कही गई है। सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा जिस तरीके से की जा रही है सावन के पवित्र महीने में, उसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज अदा करे तो बवाल हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे वर्ग पर पुष्प वर्षा की जाती है। सांप्रदायिक राजनीति से बाज आए ओवैसी और भाजपा ने भी देखिए इस पूरे मामले पर पलटवार भी किया है। तो कांवड़ियों पर जिस तरीके से पुष्प वर्षा हो रही है उस पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। रेवड़ी कल्चर इसे नाम दे दिया है। कहा है कि कांवड़ियों पर जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है, क्या वो रेवड़ी कल्चर नहीं है? और ये ट्वीट आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा है असदुद्दीन ओवैसी ने और तमाम बातों का जिक्र किया है कि फूलों की बौछार हो रही है, कांवड़ियों का सम्मान किया जा रहा है, पैर धुले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे वर्ग के लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो उन पर बवाल हो जाता है। नमाज पढ़ी जाती है तो वहां पर बवाल हो जाता है। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका?
और इधर ओवैसी के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी को समाज को बांटने वाली राजनीति से बाज आना चाहिए। कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते हैं और करते रहेंगे। और ये एमआईएम के मुखिया जो आए दिन ये जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके चर्चा में आने का असफल प्रयास करते हैं, इससे उनको बाज आना चाहिए। वो ये सवाल करें कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्या जब हम गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे तो हिंदू को दिए, मुसलमान को नहीं दिए क्या? हर घर नल से जल क्या हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? हर गरीब के घर में बिजली लगाते समय हिंदू घर में लगा रहे हैं, मुस्लिम घर में नहीं लगा रहे हैं क्या? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। और देखिए, कांवड़ यात्रा पर ओवैसी के बयान पर भाजपा के दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे सवाल उठाकर ओवैसी सांप्रदायिक विभाजन और लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति करते हैं। वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि सांप्रदायिक सियासत कर ओवैसी भविष्य के जिन्ना बनना चाहते हैं। इस समय देश में सावन का महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं तय करते हैं और राज्य सरकारें आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। और यही सुविधाएं जब ताजिया विसर्जन के लिए जाते हैं या बकरीद ईद के लिए जाते हैं, रोजा इफ्तार के लिए जाते हैं, तब भी की जाती हैं। लेकिन लोग इसको लेकर के तब सवाल खड़े नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम। जिसके जहन में ही सांप्रदायिकता घुसी हो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। ये ओवैसी इस प्रकार के भड़काने की जो बातें करता है तो निश्चित रूप से इसके जहन में भविष्य का जिन्ना बनना इसके जहन में है। ये भविष्य का जिन्ना बनना चाहता है। कुल मिलाकर रही बात कि कांवड़ियों के ऊपर फूल पुष्प वर्षा करने की, तो कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा इसलिए की जाती है कि कांवड़ियां इस सीजन में, सावन के महीने में वो निकल कर जाते हैं और गंगा जल का ले जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ा उत्सव होता है। तो इस उत्सव को मनाना, चूंकि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी से जुड़े रहे हैं, तो वो मंदिर के महंत रहे हैं। अगर उन्होंने इसमें उनके ऊपर यदि पुष्प वर्षा करा दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात? क्या वो अपराधी हैं क्या? और अब बात करेंगे आकाशीय बिजली के कहर की। तो कौशाम्बी में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 3 महिलाएं हैं। वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 लोग झुलस गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और डीएम के मुताबिक मंजनपुर और सिराथू तहसील में 1-1 लोगों की मौत हुई है, जबकि चायल तहसील में 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2 लोग झुलसे भी हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। शासन के निर्देश अनुसार प्रत्येक मृतक के वारिसों को 4-4 लाख रुपए दिए जाए। कौशाम्बी में कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जो आकाशीय बिजली गिरी, उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 1 महिला और 1 बच्चा भी है। इसमें 1 व्यक्ति तहसील मंजनपुर, 1 सिराथू और 5 तहसील चायल में डेथ हुई है। और इन सभी के जो वारिस हैं उन सभी को दैवीय आपदा के अंतर्गत जो अनुमन्य सहायता राशि है 4 लाख रुपये की, वो उपलब्ध कराई जा रही है। और इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो हैं वो आकाशीय बिजली के कारण झुलस गए हैं। उनका इलाज संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। आज सुबह जिनका के द्वारा वहाँ पर भ्रमण भी किया गया और डॉक्टर की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। तो ये और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।